हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हम सब ने कल ही आपको एक डेमो क्लास में बताया था कि हम आपका यूपीएससी का और स्टेट सर्विसेज का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं आपको वो डेमो क्लास समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी स्टडी को ऐसा नहीं है कि दौड़ा देंगे या उसको आपसे कुछ जो आपका कंटेंट होगा उसको कम पढ़ाएंगे। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देंगे। ये कोशिश करेंगे कि जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते हैं, जो बच्चे उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उनको हम पढ़ा पाएं, उनको उस ज्ञान तक पहुंचा पाएं जो ज्ञान हमने यहाँ पर पैसे देके या किसी तरीके से लिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भूल जाइएगा कि अगर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो अपने फायदे के लिए पढ़ा रहे हैं। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते हैं या दिल्ली आकर पैसा खर्च करके यहां रह नहीं सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए और ज्यादा वेलकम है, क्योंकि हम लोग पेड बैचेस भी यहां दिल्ली में अपनी क्लासेस में स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत नॉमिनल प्राइजेस पर वो रहेंगे और उसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो पेड रहेगी और कुछ बैचेस उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम वैभव कौशिक है। जैसा कि इस थंबनेल में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये मेरा नाम है। बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियर मैं रहा हूं और मैं आपको अभी इतिहास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, उसको कवर कराऊंगा। उसमें आपके एक एक पॉइंट को लूंगा, एक एक खंड को आपको पढ़ाऊंगा। जैसे उसमें प्राचीन भारत है, मध्य भारत है, आपका आधुनिक भारत है और आपका कला और संस्कृति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यात्रा को एक शानदार तरीके से, जिसमें हम ये देख सकें कि इतिहास क्यों हो गया। क्योंकि आज के वो जो समय है उसमें आज भी अगर आपकी पास के इंसिडेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्यों पूछे जा रहे हैं, उसका कुछ तो महत्व रहा होगा। कुछ चीजें ऐसी रही होंगी जो कि हमारे लिए जानना, जो आज की पीढ़ी है उसके लिए जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे पीएम सर हैं, उन्होंने 75वीं वर्षगांठ मनाई। तो वो ऐसे ही तो नहीं मनाएंगे, उसका कुछ रीजन रहा होगा, कुछ कारण रहे होंगे जो इस व्यापक रूप में उन्होंने इस अभियान को चलाया। तो अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, उसकी 75वीं वर्षगांठ क्यों मनाई जा रही है, ये सारी की सारी बातें किससे रिलेट हैं, हमारे इतिहास से रिलेट है। तो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं हो जाता, बहुत जरूरी हो जाता है एक जीवन को सीखने के लिए कि हम भारत में अगर पैदा हुए हैं तो भारत का इतिहास हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। अगर सबसे पहले देखा जाए कि इतिहास में क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो अगर मैं देखूं हिस्ट्री को, ठीक है, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये 3 सेगमेंट्स में होती है, जैसे कि मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था। लेकिन आज अपने पाठ्यक्रम पर, सिलेबस पे पूर्णतः जानकारी पॉइंट टू पॉइंट लेंगे, उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे कि हमें किस किस खंड में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे 3 इसमें पार्ट बनते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जिसको हम पहला पार्ट कहते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, उसका हर एक खंड देखेंगे, उसका हर एक टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स बनते हैं उनको देखेंगे, उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद एक खंड आता है जिसको बोलते हैं मध्य भारत, और इंग्लिश में उसी को कहा जाता है मिडाइवल इंडिया। ठीक है, मिडाइवल इंडिया, इसको बोलते हैं एंशिएंट इंडिया। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण खंड आता है, जिससे आजकल हर एग्जाम में, यूपीएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, आपके अदर एग्जाम से जैसे सीडीएस हुआ वो ले लीजिए, हर स्टेट सर्विसेज में, यहां तक कि छोटे छोटे जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है इस सेगमेंट का, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक भारत।
ठीक है, तो आधुनिक भारत क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका एक कारण है। उस कारण को हम बकायदा हर पॉइंट से जानेंगे कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, जिससे कि क्वेश्चंस की मात्रा अत्यधिक है। ठीक, तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। अब रही बात, जब मैंने वहां लिखा कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या हम इन्हें छोड़ दें? नहीं, इसे हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि जब ये पोर्शन हम छोड़ देंगे तो एक सब्जेक्ट और बनता है जिसको हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। अगर हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे तो जो कला व संस्कृति का टॉपिक है वो आप नहीं समझ सकते। आप अगर उस सब्जेक्ट का बेकदरी करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपकी बेकदरी कर देगा। वही है कि अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो चीजें आपको फिर बिगाड़ती ही जाएंगी। तो ये सब्जेक्ट, जो ये सेगमेंट है आपका प्राचीन भारत और मध्य भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट और है जिसको हमने बोला है आर्ट एंड कल्चर। ये टोटली बेस्ड है आपके उन दो सेगमेंट्स में जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखे हैं, जिसका नाम प्राचीन भारत और मध्य भारत। आज की क्लास हमारी टोटल जो सिलेबस है हमारा, हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या उस खंडवार हम पढ़ेंगे, क्या क्या उस चीजों के हिसाब से हमें इंपॉर्टेंट लिखना है। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने 1 से लेकर 100 की गिनती लिखी तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए स्टार्टिंग की वैल्यू उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आखिरी की है, और आखिरी की वैल्यू उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बीच की है। ठीक, तो जब हमें यह पता होगा कि 100 से लेकर जो हमारी 1 तक गिनती थी उसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि अगर हमें पता है कि 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर 3 स्टार बनाएंगे। हमें पता है कि 7 नंबर वाली जो टॉपिक है वो कम इंपॉर्टेंट है तो 1 स्टार बनाएंगे। हमें पता है कि 25 नंबर वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर 4 स्टार बना लेंगे। तो इस तरीके से टॉपिक पे स्टार दे देके हम उस सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजें। अपनी चीजों में सबसे पहले अगर मैं देखूं कि जो हमारा प्राचीन भारत है उसका इतिहास अगर हम देखें कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका एक फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि हमने कहानी लिख ली कि हम आज ये पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम पूरी कहानी चीजों के रूप में पढ़ते जाएं और हमारा कुछ उससे फायदा ना हो। तो हम हर चीज का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो एक सेगमेंट हमें डालना होगा प्राचीन भारत का इतिहास। अब इस प्राचीन भारत के इतिहास में जब शुरुआत करेंगे तो आप अपनी कॉपी, अपनी एक पेंसिल अपने पास रखें, क्योंकि आपका जो मनोरंजन होना था वो हो चुका है, अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि फ्री की क्लास का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी फ्री हूं तो अभी बैठ के पढ़ लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्लास बकायदा प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर एक वैलिड टाइम पे आप निश्चित करें कि मैं 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। उस टाइम पे आप पे कॉपी होनी चाहिए, एक क्लास, एक मानक होना चाहिए ना कि मैं क्लास ले रहा हूं या ले रही हूं। ठीक है, तो जितनी मेहनत हम करें उतनी आपको उससे दुगनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये मौका एक बार मिलेगा, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा कि आपको हम फ्री पढ़ा पाए या आप फ्री पढ़ पाए या टाइम दे पाए। तो ये सोच के बैठिएगा कि ये आखिरी और अंतिम टाइम है, अंतिम अवसर है कि आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। चलिए अगर स्टार्ट करें प्राचीन भारत का इतिहास, हर खंड को हम सिलेबस उसका लिखते जाएंगे, आप उसको लिखते जाएं और चीजों को समझते जाएं कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय में क्या होगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं हमें वो कहां कहां से मिलते हैं, वो चीजें हम कहां कहां से देखेंगे कि तो इसमें हम अगर देखें, जब सामान्य परिचय देखेंगे तो ये चीज हमें समझ में आएगी कि क्या अभिलेख मिले हैं जिससे हमें ये समझ में आया है कि ये क्या क्या चीजें थी।
क्या क्या ऐसी बुक्स मिली हैं जिससे हमें यह समझ में पता चलेगा कि ये हमारे इतिहास में साक्ष्य थे। क्या क्या ऐसी बातें हुई हैं जो किसी दार्शनिक के द्वारा कही गई हैं। ठीक है, दार्शनिक का क्या क्या दर्शन रहा है उस बारे में। तो ये सामान्य परिचय है किसी भी बात को जानने का कि उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, उसके बारे में हम कहां से सीख पाते हैं, उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं तो उसका कोई एविडेंस है भी या नहीं। तो ये मानक होते हैं कि अगर वैभव सर कोई बात कह रहे हैं तो किस ऑथेंटिटी के साथ वो उस बात को कह पा रहे हैं, तो उसके कुछ साक्ष्य होंगे, किसी बुक से मैंने पढ़ा होगा। तो ये जो इतिहास लिखा गया है वो किसी साक्ष्य के बिहाफ पे लिखा गया होगा। तो वो साक्ष्य क्या है, वो किताबें क्या है, वो दार्शनिकों का क्या दर्शन है, वो सारी की सारी चीजें हम एक सामान्य परिचय में देखेंगे। उस सामान्य परिचय के बाद जब हमारा एक परिचय हो जाएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाकर एक पाषाण काल आएगा, उस टॉपिक को देखेंगे। उस पाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि उसमें पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। इन तीनों खंडों को हम यहां पे पढ़ेंगे। तो आप इसमें यहां लिख सकते हैं 3 सेगमेंट बनाकर, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये चीजें यहां पे आपको क्लियर की जाएंगी कि पूरा पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव हुआ, इसका क्या टाइम पीरियड था, फिर नव पाषाण काल में ऐसी क्या चीजें हुई कि वो चीज बदल कर मध्य से नव पाषाण काल नाम दे दिया गया। तो ये सारी चीजें हम पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आपका नया सेगमेंट बनेगा, उस नए सेगमेंट का नाम होगा क्या, ताम्र पाषाण कालिक। ठीक है, क्या होगा, ताम्र पाषाण काल। अब इसको हम अगर चाहते तो पाषाण काल में भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसका नाम रख दिया ताम्र पाषाण काल। अब ये नाम क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि पाषाण का मतलब अगर देखा जाए बेसिकली तो वो होता है पत्थर। तो पत्थर का जो काल होगा तो उसको हम बोलेंगे पाषाण काल। फिर बाद में जब मनुष्य अपना विकास करता गया तो उसने कुछ धातुओं का भी खोज की और उस धातु के बिहाफ पे वो अपनी जिंदगी में चेंजेस लाना स्टार्ट कर चुका था। इसी वजह से इस काल का नाम चेंज कर दिया गया और कर क्या दिया गया, ताम्र पाषाण काल। क्योंकि ताम्र पाषाण का मतलब जो होता है वो एक एलॉय मेटल रहता है, उस हिसाब से वो बनता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। अब इस पॉइंट के बाद एक नया सेगमेंट आएगा जिसको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि होगा सैंधव। ठीक है, और इसी को हम जो बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम हर एक चीज को स्टार फॉर्म में पढ़ेंगे। अब ये स्टार फॉर्म हमेशा आपको याद रखनी है कि ये क्यों, कैसे, कहां इंप्लीमेंट की जाएगी। स्टार फॉर्म मैंने अभी तक यहां कोई स्टार नहीं बनाया था। अगर अब मैं यहां से स्टार्ट करूं और स्टार बनाना स्टार्ट कर दूं तो देखिए, जो आपका पाषाण काल है उसमें एक स्टार देने के बाद इसमें और मुझे कोई टॉपिक ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जहां पे मैं स्टार की फॉर्म बनाऊं। सामान्य परिचय है, उसमें जानकारी होंगी, जब हम दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं स्टार बनाऊंगा। लेकिन पाषाण काल से कुछ चीजें ऐसी हैं, वहां की कुछ डेट्स ऐसी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता पे स्टार दूं तो वहां मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अब आपको समझ में आएगा। आप 4 से लेके 5 ब्लॉक्स बना सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि यार हमें ये चीजें पढ़नी है। जैसे कि खोजकर्ता कौन है, कौन सी साइट मिली, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपकी स्थल, कौन सा स्थल खोजा गया, उसकी डेट क्या है, कब खोजा गया, किस नदी के किनारे पे खोजा गया और किसके निर्देशन में जब वो खोजा जा रहा था तो वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले
कि साक्ष्य के बिना कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, बिना साक्ष्य के वो अधूरी ही है। अगर मैं ये कहूं कि मोहनजोदाड़ो से ये चीज मिली थी तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तभी वो एविडेंस माना जाएगा। लोथल से अगर मैं ये कहूं कि लोथल कहां पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पे पड़ता है, तो वहां से क्या मिल गया ऐसा भाई कि लोथल इतना फेमस हो गया? मायने ये रखता है कि आप कुछ चीज के बारे में बता रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम ये 5 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखें कि खोजकर्ता कौन है, क्या स्थल खोजा गया है, क्या खोजा गया है, वहां पे कौन सी ऐसे साक्ष्य मिल गए, कौन सी नदी थी और कौन सी डेट थी। क्लियर? इसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक पे चलें तो आपके हड़प्पा सभ्यता के बाद जो आपका पॉइंट आता है वो आता है वैदिक काल। वैदिक काल में हम देखेंगे कि हमारे जो वेद हैं, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वेद 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 चिल्लाते हैं, उनको लगता है कि वेद षष्ठी जब स्टार्ट हुई है तभी से स्टार्ट। नहीं, षष्ठी स्टार्ट हुई है उससे पहले ये सारी चीजें भी हमको पढ़नी है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल है, उसके बाद वेद लिखे गए हैं। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे कौन कौन से वेद हैं। यजुर्वेद है, ये आपका यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। ये सारे के सारे चारों वेद आपको पढ़ने होंगे। उसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जैसे दशराग युद्ध है उसके बारे में है, गायत्री मंत्र है, मुंडक उपनिषद है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये कहां से ली गई हैं। ठीक, वैदिक काल के बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे, ये इतिहास ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपिक को उठा लें, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। इतिहास का मतलब एक कड़ी है, एक चेन है। आप अगर कोई सेगमेंट छोड़ देंगे तो इसका मतलब आप इतिहास नहीं पढ़ रहे। इतिहास एक दूसरे से जुड़ी हुई चेन है, जिसको आप एक सेगमेंट जब पढ़ेंगे, उसको जोड़ेंगे एक दूसरे से, तभी आपको मजा आएगा। जब जैसे हम आधुनिक काल में देखेंगे कि क्रांतिकारी ऐसे ही नहीं बन गए, क्रांतिकारी बनने का कुछ कारण रहा होगा। ऐसा ही थोड़े कि मैं बम लगा के घूम रहा हूं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसा तो नहीं होगा ना। बात ये उस वक्त समझाई जाएगी कि ये चरण क्यों आया कि क्रांतिकारी लोग भी बनने लगे, उदारवादी हुए, फिर उग्रवादी हुए, फिर क्रांतिकारी हुए। तो हर चीज जुड़ी है, इतिहास में एक से एक लिंक है, इसी वजह से वो इतिहास है और उसी चरणबद्ध तरीके से हमको पढ़ना होगा। इसके बाद वैदिक काल के बाद जब हम और आगे पढ़ेंगे तो हमें यह दिखाई देगा कि कुछ सनातन धर्म के खिलाफ भी कुछ धर्म स्टार्ट होने लगे थे, जिसमें एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो सनातन धर्म के बाद 2 धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है जैनिज्म और एक है बौद्धिज्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बौद्धिज्म पहले आया जैनिज्म पहले आया, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज ही नहीं, बहुत ही ज्यादा चक्कर में आ जाएंगे कि भाई इसमें अब क्या आंसर दें। कईयों को नहीं पता होगा, आज भी नहीं पता होगा, जो अपने आप को कथाकथित तैयारी करने वाले कहते हैं उनको नहीं पता होगा। तो जैनिज्म पहले है, जैन धर्म को आप पहले लिखें और बौद्ध धर्म को उसके बाद। अब लोग कहेंगे ऐसा क्यों कहा सर आपने? तो जो जैन धर्म के फाउंडर हैं ऋषभदेव, उनका जिक्र मिलता है आपको वैदिक काल के जो ऋग्वेद है उसमें। अगर आपको उस टाइम पर उसमें जिक्र मिल रहा है, इसका मतलब आपके वो पुराने हैं। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध अकेले वाहिद ऐसे इंसान हैं जो कि आपके महावीर स्वामी के समकालिक दिखाई देंगे। महावीर स्वामी जैनिज्म के सबसे लास्ट तीर्थंकर हैं। तो आप बौद्धिज्म और जैनिज्म का अगर इक्वलाइजेशन करेंगे, उसको एक दूसरे के साथ ये जोड़ के पता करेंगे कि कौन पहले कौन बाद में, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि जैनिज्म बहुत पहले का है। यहां पे कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैन धर्म हम पहले देखेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज आपको बता देता हूं। तो जैन धर्म में हम तीर्थंकर आपके सारे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, तो महावीर स्वामी से जुड़ी हुई चीजें पढ़ेंगे।
और जो उनके कुछ इंपॉर्टेंट साइन हैं उनके बारे में भी देखेंगे, जैसे ऋषभ देव का साइन है, पार्श्वनाथ का साइन है, वो सारे के सारे चीजें हम देखेंगे। उस धर्म की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उसकी शिक्षाएं हैं, वो चीज भी हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेम टू सेम हम बौद्ध धर्म में देखेंगे कि यहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, क्या मोटिव था, और जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में भी हम ये जानकारी लेंगे कि ये मीटिंग्स आपकी कहां कहां पे जो 4 संगतियां हुई हैं वो कहां कहां पे हुई हैं, किसके टाइम पीरियड में हुई हैं, कौन उसका अध्यक्ष था और उसका क्या निष्कर्ष निकला, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। एक आपके अध्ययन के ये तरीके होने चाहिए कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें उससे क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो ये चारों चीजें हम वहां देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म के बाद हम जो आगे की चीजें हैं, कुछ और चीजें वहां सामने आएंगी, जैसे कि जैनिज्म और बौद्धिज्म के बाद 2 धर्म आपके और ऐसे दिखाई देंगे जो कि अपने नाम से बहुत फेमस हो जाएंगे, जैसे शैव और आपका भागवत। तो इनके बारे में भी हम कुछ मोटा मोटा पॉइंट्स देखेंगे कि शैविज्म और जो भागवत धर्म है वो क्यों चर्चा में आने लगा, क्योंकि कुछ साउथ में ऐसे लोग हुए जिसने इस प्रथा को और ज्यादा उत्तेजित किया कि नहीं, जो सनातन धर्म चला आ रहा है उसमें भी कुछ ऐसी ब्रांचेस होनी चाहिए, वो चीज भी हम देखेंगे। धर्म जब खत्म हो रहा होगा, जब उस टॉपिक को हम खत्म कर रहे होंगे, फिर उसके बाद हम 6ठी शताब्दी में एंटर कर चुके होंगे। 6ठी शताब्दी में जब एंटर करेंगे तो यहां से हम इसी तरीके से दूसरे पेज पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पेज हम ले लेते हैं। अब यहां से 6ठी शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो 6ठी शताब्दी में 6th सेंचुरी में क्या होगा, यहां पे एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा जिसमें हमें हमेशा, स्टार तो छोड़िए, हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारी पहुंच से बाहर ना हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक 3 स्टार वाला पॉइंट दिखाया, उसी तरीके से जैन पे आप 2 स्टार बनाइए, बौद्ध पे आप 2 स्टार बना लीजिए। ठीक है, वैदिक काल में कुछ 1 स्टार रख के इससे काम चलाया जा सकता है। अब बात आती है आपके 6वीं शताब्दी पर, तो इसमें क्या है, इसमें हम 3 स्टार क्यों दे रहे हैं। तो हमें याद होना चाहिए, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोल देंगे महाजनपद काल। क्या बोला जाएगा, महाजनपद काल। अब ये महाजनपद काल क्यों फेमस हो जाता है, क्योंकि यहां पे 16 महाजनपद ऐसे उदय हो रहे थे जिसका एक सीक्वेंस था, पहले जन था, फिर जनपद हुआ, फिर महाजनपद हो गया। और ये महाजनपद बहुत पावरफुल राज्य बन चुके थे, जैसे वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, अवंती, चेदी, मत्सक, काम्बोज, गांधार। तो ये 16 के 16 महाजनपद एक पावरफुल स्टेट्स बन चुके थे जिनके बीच में आपस में युद्ध होने लगा और वो अपने आप को स्थापित करने की होड़ में लग गए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा सर्वशक्तिमान, अपने आप को दिखाने की होड़ में वो लग चुके थे। ठीक है, तो ये हम महाजनपद यहां पे देखेंगे, 16 के 16 महाजनपदों की स्टडी यहां पे की जाएगी। तो यहां पे मैं आपको कर देता हूं 16 महाजनपद। अब इसके बाद जो टॉपिक बनता है वो आपकी पहुंच में होना चाहिए महाजनपद के बाद, और वो टॉपिक जो है आपका, वो है आपके विदेशी आक्रमण। क्यों, जब शक्ति का प्रदर्शन ही हो रहा है तो घर के ही क्यों लड़े। लड़ाई तो बाहर वाले भी कर सकते हैं, बाहर वाले भी अटैक करेंगे। जब घर वालों में ही आपसी समन्वय नहीं होगा तो बाहर वाले अटैक करेंगे। तो इसी वजह से फिर हम यहां पे देखेंगे विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण में देखेंगे कि कौन कौन से आक्रमण यहां हुए हैं। तो इसमें देखने के बाद जब ये देखा जाएगा कि विदेशी आक्रमण भी इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर चुके होंगे, तो उसके बाद एक नई वंश की शुरुआत होगी जिसको हम 3 के बाद तो छोड़िए, उसमें हम नाम देंगे मौर्य साम्राज्य।
मौर्य वंश जिसको हम नाम देंगे और इस पे स्टार बना लेंगे अपने 4, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में अकेला मौर्य साम्राज्य ही ऐसा है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, जैसे कि हमें अशोक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, हमें समुद्र, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको देखना होगा, अशोक और आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी चीज का जो फाउंडर होता है वो अपने आप ही एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व तो अपने साथ लेके आता है, उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी ही नहीं, मैंडेटरी है। अगर आप उसकी शुरुआत नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि उस वंश की या उस क्षेत्र की या उस चीज की क्या आइडियोलॉजी है। तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना होगा, अशोक पढ़ना होगा। अशोक के बारे में शिलालेख उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यूपीएससी पीसीएस क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक, उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो मौर्य साम्राज्य के बाद हम ये देखेंगे कि जो मौर्योत्तर है उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे साम्राज्य आए, उसमें भी हमें देखना होगा। तो मौर्योत्तर काल हो जाएगा आपका, उसमें देखेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद एक फिर से इंपॉर्टेंट काल आएगा जिसको हम बोलेंगे गुप्त काल, और गुप्त काल पे हम 3 स्टार बना चुके होंगे। गुप्त काल से भी कई क्वेश्चन आएंगे। अब ये गुप्त काल क्यों इंपॉर्टेंट है? गुप्त काल स्थापत्य कला के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्राचीन भारत और मध्य भारत आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आपके आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त काल इसलिए हमें पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि जो मंदिर स्थापत्य कला है, वो मंदिर स्थापत्य कला कैसे आई, किस तरीके के मंदिर बनने स्टार्ट हुए, वो सारी की सारी यही चीज दिखाई देगी हमें। अब कि मंदिर की क्या फॉर्म है, मंदिर में मूर्ति आ रही है वो दिखाई देगी। सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट होती हुई दिखाई देंगी जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद गुप्त काल के बाद हम ये देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल भी होगा। ये हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से राजा हैं, कौन कौन से वंश आ रहे हैं, वो चीज देखेंगे। फिर इतना पढ़ने के बाद जो मेन चीजें आएंगी, इन सबको जोड़ने के बाद अगर हम देखें तो वो आएंगी आपकी प्लस करके स्थापत्य कला। ठीक, ये हम देखेंगे। ये हम इधर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो पोर्शन है वो यहां ना पढ़ाकर वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया जाए। क्लियर? इसके बाद अगर हम अपने दूसरे सेगमेंट में चलें और दूसरे सेगमेंट पे बात करें तो वो आता है आपका मध्य भारत, और एक नई हेडिंग डाल लीजिए जो कि कौन सी हो जाएगी? मध्य भारत, जिसको हम बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। क्लियर? अब मिडाइवल हिस्ट्री में आपको यह देखना होगा कि मिडाइवल हिस्ट्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। यहां पे यह देखना होगा कि चीजों को हम किस किस फॉर्म में पढ़ेंगे, किस किस वे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आर्ट एंड कल्चर रोक रखा था, क्या हमें इसमें से भी कुछ रोकना पड़ेगा? तो हमें इसमें से वो चीजें रोकनी पड़ेंगी जिससे हमारा आर्ट एंड कल्चर इफेक्ट करेगा। अदरवाइज सेम वही एक पैटर्न रहेगा, एक सिलेबस रहेगा जिसको हम पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक अगर हम यहां से स्टार्ट करें और एक फॉर्म में इस चार्ट को बना लें तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब इसमें हम देखेंगे कि भारत पे कब मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हुए, किसने स्टार्ट किया, कौन सी डेट में स्टार्ट किया, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक लेंगे जिसमें देखा जाएगा दिल्ली सल्तनत। अब ये दिल्ली सल्तनत
क्यों इंपॉर्टेंट है? दिल्ली सल्तनत ही एक ऐसा वाहिद पॉइंट है जहां पे हम 3 स्टार दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 वंश हैं उनको हमें देखना होगा। गुलाम, उसके बाद आपका खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये पांचों के 5 हम देखेंगे। और इसमें कौन कौन शासक हुआ उनको देखेंगे, किस किस को क्या क्या उपाधि देगी वो देखेंगे, किस किस ने क्या क्या काम किया वो देखेंगे, और किस किस ने कौन कौन सा टैक्स लगाया वो देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, और किस किस ने क्या क्या बिल्डिंग बनवाई वो भी हम यहां देखेंगे। तो ये 5 राजवंश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां से हम ये कंप्लीट करेंगे। फिर इस पॉइंट को खत्म करने के बाद एक नया पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। और इस विजयनगर साम्राज्य के साथ अगर हम देखें तो यहीं अगर मैं लिख दूं संगम साम्राज्य, तो ये दोनों चीजें यहां हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास, यहां पे चोल हुआ, पांडे हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम यहां कंप्लीट कर चुके होंगे। यहां के बाद जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो रहा होगा, इसी ब्रांच में यहां से निकल के, क्योंकि लोदियों का युद्ध हुआ है आपके मुगल से, तो मुगल साम्राज्य देखेंगे। मुगल साम्राज्य देखा जाएगा। मुगल साम्राज्य में हम अगर स्टार्स की बात करें तो यहां पे सेम मौर्य साम्राज्य की तरह 4 स्टार बनाए जाएंगे, क्योंकि ये स्थापत्य कला के हिसाब से, चित्रकला के हिसाब से, आर्ट एंड कल्चर में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा, इनका युद्ध फॉर्म में बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। तो हम इसे देखेंगे। इसमें आपका बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, आपका जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ, बहादुर शाह जफर हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके होंगे। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद मुगल साम्राज्य जब कंप्लीट हो चुका होगा तो हम एक चीज और देखेंगे कि हमारे आसपास कुछ चीजें ऐसी होती जा रही थी कि जो हमें भक्ति और सूफिज्म की तरफ भी लेके आ रही थी। तो हम इस टॉपिक के साथ एक पॉइंट और पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे भक्ति काल, और इसी से आगे बढ़कर जो इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है वो है सूफी काल। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से चिश्ती संप्रदाय है, अलवर्दी संप्रदाय है, इन सब के बारे में देखेंगे। और भक्ति में कबीर हुआ, चैतन्य महाप्रभु हुए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब को खत्म करने के बाद जब मुगल का डिक्लाइन हो रहा होगा, जब मुगल्स आपके खत्म हो रहे होंगे, उसी समय आप देखेंगे कि आधुनिक भारत की स्टार्ट हो चुकी होगी, नींव पड़ चुकी होगी। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इतिहास एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप किसी भी पॉइंट से रिलेट नहीं कर सकते कि यार ये स्टार्ट कर दूंगा तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आपको हर चीज से एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे मुगल है, इसी के साथ साथ एक यहां औरंगजेब के टाइम में एक साम्राज्य और दिखाई देगा जो कि होगा मराठा। और मराठा मुगल्स की तरह ही आधुनिक काल में भी देखे जाएंगे। तो आधुनिक काल में जैसे कि हम मुगल को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफर सेकंड जो है आपके 1857 की क्रांति में वो युद्ध लड़ रहे होंगे, उसी तरीके से आपके जो मराठा है उसकी एक फॉर्म जिसको पेशवा कहा जा रहा होगा वो भी युद्ध लड़ रहा होगा 1857 की क्रांति में। तो मायने ये रखते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट को कहां तक और किस हद तक पढ़ रहे हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, कई टीचर्स मैंने देखे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि मराठा को वो मध्य भारत में पढ़ा के खत्म कर देते हैं। लेकिन आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि पेशवा 1857 में लड़ रहे हैं और उनकी पेंशन निर्धारित की जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा। आपके मुगल आधुनिक के साथ साथ मध्य में दिखाई दे रहे हैं, तो वो आधुनिक में दिखाई देंगे, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये चीज
हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि मराठा और मुगल्स का जो पतन है वो सीधे सीधे मध्य भारत में हो गया। उनका पतन या उनका डिक्लाइन या उनकी जो चीजें हैं वो खराब हुई है कहां जाके, आधुनिक में जाके। ठीक है, तो ये सेगमेंट आपका रहेगा मध्य भारत में। इस पूरे सेगमेंट को देखने के बाद जब आप इसको लिख चुके होंगे तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें। फिर हम एक नए पाठ्यक्रम पे जाएंगे जो कि हमारा होगा आधुनिक भारत का, और उसे हम कहते हैं आपका क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहां से मैंने एक चीज बताई थी कि क्वेश्चंस की फॉर्म प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा आती, तो प्रीलिम्स में यहां से आने का क्यों ऐसा रीजन बना कि यूपीएससी या पीसीएस स्टेट जो है आपके वो यहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं, या वनडे एग्जाम यहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं, या मोदी जी अमृत काल मना रहे हैं तो इसी की वजह से मना रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि यहां पे लोगों को समझ आ गया कि ये जो नई रीतियां हैं या नए लोग हैं वो हम पे साम्राज्य कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी जो स्वतंत्रता है उसको छीन रहे हैं। यहां पे एक नई क्रांति का उदय हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, चीजें समझ में आने लगी, लोग शिक्षित होने लगे। अदरवाइज क्या होता था कि एक वर्ग था, वही पढ़ता था, वही अपने घर वालों को पढ़ाता था, उसके बाद सारे लोग दास थे, वही उनके काम करते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड में आने के बाद लोगों को समझ में आया कि शिक्षा कुछ चीज होती है, स्वतंत्रता कुछ चीज होती है। कई लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहां पे आके सिर्फ और सिर्फ शोषण किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझसे कोई पूछे कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ शोषण किया तो मैं उसको मना करूंगा कि नहीं, शोषण के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी चीजें दी जो कि शायद अगर वो नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता, और हम सिर्फ और सिर्फ कभी किसी वंश के गुलाम रहते तब कभी किसी वंश के। हम जितना विकास कर पाए हैं उतना शायद कभी विकास कर ही नहीं पाते। तो हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स रहते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या किससे मिल रहा है। तो जब हम आधुनिक भारत देखेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपियों का जो आगमन है वो देखेंगे, यूरोपीय आगमन। अब इसमें क्या है, यूरोपीय आगमन में आपकी बेसिकली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो 5 ही पढ़ाएंगे, जिसमें पुर्तगाली होगा, डच होगा, ब्रिटिश होगा, फिर डेनिश होगा, फिर फ्रांसीसी होगा। इतने पे ही वो समाप्त कर देते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक कंपनी और आई जिसका नाम था स्वीडिश। स्वीडन की भी एक कंपनी यहां भारत में आई और जिसने ज्यादा ना सही लेकिन कुछ टाइम पीरियड पे यहां काम किया। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, फिर आपका डेनिश और फिर आपका फ्रांस। ये एक ऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस फेज में इन्होंने काम किया। इस यूरोपीय आगमन के बाद ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस, ये हम युद्ध देखेंगे, और यहां से जब निकल के एक पावर आएगी जिसको हम ब्रिटिश बोलेंगे। अब ब्रिटिश का युद्ध हो रहा होगा यहां की जो स्वतंत्र रियासतें थीं उनसे, जिसमें आपकी एक पंजाब है, सिंध है, अवध है, आपकी मराठा है, मैसूर है, हैदराबाद है और आपके त्रावणकोर है। ये सारे के सारे इन लोगों से युद्ध कर रहे होंगे। यहां से जीतने के बाद ब्रिटिश और पावरफुल हो जाएंगे और अपनी अब पॉलिसीज चलाने लगेंगे। यहां से अब पॉलिसीज स्टार्ट करने लगेंगे। पॉलिसीज जब वो स्टार्ट करने लगेंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक धन का बहिर्गमन, एक सिद्धांत आता है जिससे कि यहां की जो राजस्व व्यवस्था थी वो अपने हाथ में लेने लगेंगे, पैसे की निकासी होने लगेगी। इसीलिए जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि गंगा के जितने भी जलोढ़ जो नदियां थी वहां से जितने भी उपजाऊ चीजें थी वो सारी की सारी ले जाके टेम्स नदी के किनारे पे छोड़ दिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गंगा बहती है आपके भारत में और टेम्स नदी बहती है आपके लंदन में। तो इसी वजह से ये बात कही जाएगी
कि गंगा के जितने भी उपजाऊ तत्व थे वो सारे के सारे निचोड़ के ब्रिटिशर्स ने टेम्स नदी के किनारे पे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यहां से धन ले जाके वो लोग वहां अपना विकास करने लगे। उसी समय पे 1858, 1857, 1856 उसी टाइम पे आधुनिकीकरण स्टार्ट हो चुका था, मशीनरी स्टार्ट हो चुकी थी, फैक्ट्रीज लगने लगी थी। तो ये चीज हम वहां देखेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी नीतियों से ये देखेंगे कि जो शिक्षा है उसके बारे में, कि शिक्षा का विकास हो रहा है उसमें देखेंगे। शिक्षा का विकास जब हो जाएगा तो व्यक्ति जब पढ़ जाएगा तो वो कुछ संगठन बनाने लगेगा, उन संगठन के बारे में देखेंगे। संगठन जब बना लेगा तो संगठन बनाने के बाद एक क्रांति आएगी, वो पढ़ चुका होगा तो वो अब विद्रोह करेगा कुछ, फिर इस वजह से विद्रोह देखे जाएंगे। विद्रोह में कई विद्रोह ऐसे होंगे जो कि क्रांतिकारी होंगे, कुछ विद्रोह ऐसे होंगे जो आपके किसानों के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आदिवासी होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो आपके पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा होंगे। फिर इन विद्रोह के बाद कुछ चीजें ऐसी दिखाई देंगी कि कुछ पॉइंट्स अब ब्रिटिश ऐसे लेके आएंगे जिससे ये पता चलेगा कि इन विद्रोहों का दमन किया जाए और कुछ पॉलिसीज लेके जाएंगे। तो फिर से ब्रिटिश की जो पॉलिसीज होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कैबिनेट प्लान है, ब्रिक्स है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी। फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जैसे कांग्रेस का गठन है, मुस्लिम लीग है, गरम दल है, नरम दल है, जो हमारा एक अलग खंड देखा जाएगा जिसमें हम देखेंगे नेशनल मूवमेंट, उसमें देखा जाएगा। वो सारी की सारी चीजें हम वहां कंप्लीट करेंगे। जितनी भी हमारी स्वतंत्रता के लिए बातें होंगी हम वहां कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारा सिलेबस है, हमारा जितना भी हमने देखा कि प्राचीन भारत में क्या था वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि प्राचीन भारत खत्म होते होते मध्य भारत में आएंगे, मध्य भारत में क्या रहेगा। मध्य भारत खत्म होते आते हमने ये देखा कि आधुनिक भारत में क्या रहेगा। आधुनिक भारत जैसे ही खत्म होगा तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लेंगे कि 1947 में हम आजाद हो गए तो बस जय हिंद जय भारत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि यहाँ का जो संविधान है वो कैसे बना, तो उसी का एक टॉपिक है संवैधानिक विकास। तो हम जो कि पॉलिटी में भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी उसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए जाएंगे। तो कुल मिला के एक बात जो कि आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूंगा इस क्लास के अंत में, एक छोटी सी कहानी है, उसको सुना के मैं इस क्लास को अंत करूंगा। कि जो भी अगर पढ़ा है कहीं पे भी तो वो उस ज्ञान को ये सोच ले कि अभी तक वो कुछ नहीं पढ़ा। मैं जो बता रहा हूं वो एक बार उसे सुने, एक बार समझे। क्लास के टाइम पे ये सोचे कि मैंने तो ये पढ़ा था, ये ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप, मैं जो सिखाना चाह भी रहा हूँ तो वो आप सीखना नहीं चाहेंगे और सीख भी नहीं पाएंगे। तो उस टाइम, जिस टाइम तक ये 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास अगर होती है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड करके अपने आप मुझ पर फेथ रख के कि ये जो पढ़ाएंगे वैभव सर वो आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ऑथेंटिक चीजों के साथ आपको पढ़ाऊंगा, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको एक अच्छी शुरुआत, एक सही डायरेक्शन में मिलती जाएगी। बढ़िया से अपनी इन चीजों को लिखें कॉपी पे, क्लास के साथ साथ लिखें। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे जैसे देख लिया कि बाद में देखेंगे, फेयर करके लिखेंगे, वो सब नहीं। ऑन द स्पॉट आपको ये क्लास के साथ लिखना है, पढ़ना है, चीजों को सीखना है, और मैं टॉपिक आपको बता दिया करूंगा, उस टॉपिक को पढ़ के बैठना है जिससे कि आपको जो मैं बताऊं वो चीजें आपको समझ में आए। तो हम सिलेबस के हिसाब से आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चीजें मिल जाया करेंगी कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक होगा, आप उसको पढ़ के बैठें। उस चीज को क्वेश्चंस लगाने की फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आपके जो भी हों वो भी आपको बता दी जाएंगे। आपको कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी रहे आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं या कोचिंग पे डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको तत्काल आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घर पे रहें और सबसे बड़ी बात पढ़ते रहें।
जय हिंद, जय भारत।